Hello, dear learners. Hope you are doing well and studying hard. As we have only 40 days for the coming exam, which is on 18th June 2024, and here we are going through the PYQ series. We have already completed the videos of 2014, 15, and 16. Now we are going to complete the paper of 2017, and then we will be continuing this till December 2023. I have already pinned the playlist in the section description, and you can also go through the other videos. Also, the last date for the registration is 10th May, so don't fail to register and do it fast as the fees process is taking some time. ओके पैसे जो फीस है वो भरने के लिए टाइम लग रहा है, मैसेज लेट आ रहे हैं, तो रिस्क मत लो, फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दो अगर अभी तक नहीं भरा है। और अगर आप MS सेट वाले हो तो 9th में लास्ट डेट है क्वेश्चंस को चैलेंज करने की, तो जल्दी से जल्दी हो सके जितने क्वेश्चंस आप चैलेंज करो ताकि आपका स्कोर बढ़ सके। इसी के साथ में आज हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पेपर है पेपर 2 हिस्ट्री, सब्जेक्ट क्या है हमारा हिस्ट्री थी, और पेपर है 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चंस का फॉर 100 मार्क्स। ये जनवरी 2017 का पेपर है, तब भी 2 पेपर्स होते थे 50 और 75 मार्क्स वाले, 75 क्वेश्चंस वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड? इनमें से क्या सच है अबाउट मेसोलिथिक पीरियड? सिलेक्ट योर आंसर। माइक्रोलिथ्स आर फाउंड इन जनरल, बागोर, लंगंज, भीमबेटका आर सम इम्पॉर्टेंट साइट, लहांगंज। बोन्स ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर फाउंड, रॉक पेंटिंग्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन्होंने मेसोलिथिक पीरियड के बारे में पूछा है। भीमबेटका अगर पता होगा तो वो अपर पेलियोलिथिक पीरियड से एसोसिएटेड है, ठीक है, और मेसोलिथिक पीरियड से भी एसोसिएटेड है। हमारा करेक्ट आंसर है 1। ये सारी बातें सही है मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। हमारा मेसोलिथिक पीरियड कब से कब तक आता है? 9000 से लेकर 4000 BCE। ओके, मेसोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड। और इसी के टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे कि बागोर, लाहंगंज और भीमबेटका जैसी साइट्स भी एक्सकवेट की गई है, और हमें माइक्रोलिथ्स, बोन्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स दोनों के बोन्स भी मिलते हैं, ठीक है। और माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? ये स्मॉल स्टोन टूल्स होते हैं, हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। स्टोन एकदम छोटे छोटे टूल्स होते हैं ये, और शार्प भी होते हैं, 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में होते हैं, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स जो क्या डिपिक्ट करती थी? हंटिंग सीन, डांसिंग, फिर फैमिली लाइफ, ये सब कुछ डिपिक्ट करते थे। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट इज नॉट नोन फॉर द ऐश माउंट्स? नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट इनमें से कौन सी है ये? बुर्जा होम, ऑप्शन डी। ऑप्शन 4 बुर्जा होम, अरे बुर्जा होम, ठीक है। ये एक नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कहाँ प्रेजेंट है? कश्मीर वैली में प्रेजेंट है। ये साइट काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले थे। और ऐश माउंट कहाँ पर प्रेजेंट है? जो एरियाज जैसे उतनूर तेलंगाना में आता है, फिर पालगोए कर्नाटक में आता है, और कुबगल भी कर्नाटक में आता है, ठीक है। ऐसी साइट्स पर ऐश माउंट्स जो कि राख के ढीक मतलब माउंटेन्स होते हैं ना, जैसे ऐश राख के माउंटेन्स होते हैं, वो किसका एविडेंस बताते थे कि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनिक एशेस, फिर काउ डंग को जलाया गया है, उसके एविडेंस देते। और डेक्कन प्लेटू में तो आपको पता ही है वो वॉल्केनिक लावा से ही बना हुआ है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड अ शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन हरप्पन स्क्रिप्ट विथ यूज अल्फाबेट्स? शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन हरप्पन स्क्रिप्ट विथ यूज अल्फाबेट्स, ये क्वेश्चन मार्क करो। ये है ढोलावीरा जो गुजरात में प्रेजेंट है। इस साइड से हमें मिलते हैं, एक साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड, ठीक है, जिस पर अल्फ़ाबेट्स अरेंज किए गए हैं। और ये एक वुड पर किए गए थे, और वुड पर अल्फ़ाबेट्स लगाए थे जिप्सम के, बट जो वुड है वो डीके हो गया, बट जो अल्फ़ाबेट्स है वैसे के वैसे ही है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड? महाजनपद और उनकी कैपिटल, पांचाल, मथुरा, मत्स्य, बहरात, कोसल, श्रवस्ती और मगध का गिरिराज। तो इसमें से कौन सा गलत है? पांचाल। पांचाल की कैपिटल क्या है? पहले तो 2 बार पांचाल डिवाइड भी हुआ था, तो हमारा जो नॉर्दर्न पांचाल था उसका कैपिटल क्या है? अइच्छत्र। हमने इसके बारे में भी 2016 के वीडियो में बात की है। अइच्छत्र, अरे अइच्छत्र वो कहाँ पर प्रेजेंट है? उत्तर प्रदेश में। और जो साउथ की कैपिटल क्या थी? काम्पिल्य। सदर्न कैपिटल काम्पिल्य थी। 2 कैपिटल्स थी पांचाल की, नॉर्थ पांचाल और साउथ पांचाल डिवीजन में। नॉर्थ की थी अइच्छत्र और साउथ की थी, ठीक है। होप आपको ये समझे। आगे बढ़ेंगे हम। 5th क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सिस्टम ऑफ फिलोसफी और उनके एडवोकेट्स, योगा, मीमांसा, संख्या और वैशेषिका, कपिला, पतंजलि, कुमारिला, कन्नड़ा। तो हमें पता है योगा के कौन है?
पतंजलि, ये तो कन्फर्म है। ए का 2 किस में, 2 में। फिर उसके बाद में मीमांसा ने क्या प्रोपोगेट किया था, मीमांसा किसने प्रोपोगेट किया था, कुमारिला ने। संख्या योग कपिल मुनि और वैशेषिका कन्नड़। हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन 2। ठीक है। योग सूत्रास ऑफ पतंजलि जो काफ़ी फेमस है और इन्हें ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया है। मीमांसा रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, और ये इसको बहुत सारे स्कूल्स, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब स्कूल्स, इज डिफाइंड बाय इट्स एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है। द भट्ट सब स्कूल इज फ्रॉम फिलोसोफर कुमारिला भट्ट। जो भट्ट स्कूल है वो कुमारिला भट्ट की है, और उन्होंने ही हु एडेड 6th मीन्स टू द कैनॉन, अनुपलब्धि जो कि है नॉन परसेप्शन, मतलब ये सब मीमांसा के अंदर आता है, फिलोसॉफी के अंदर। फिर आता है संख्या योग जो कपिल मुनि ने दिया है, ये भी 6 स्कूल्स है टोटल, उसमें से उसका पार्ट है ये भी। और कपिला को ही इसका ट्रेडिशनली क्रिएटेड बाय कपिला ऐसा बोला जाता है, फाउंडर। और वैशेषिका भी कन्नड़ कश्यप बोलकर जो फाउंडर है उनके, कन्नड़ कश्यप 2nd सेंचुरी BC में इसे फाउंड किया था। और ये बुद्धिज़्म ने भी ये स्कूल को बुद्धिज़्म ने भी एक्सेप्ट किया है। ठीक है। परसेप्शन एंड इन्फरेंस, कन्नड़ा जो वैशेषिका है इसका परसेप्शन एंड इन्फरेंस ये 2 में ही वो मानते हैं। 6th विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स वॉज कंटका शोधना कनेक्टेड। कंटका शोधना टर्म है, ये नोट डाउन कर लो, इसे टर्म है, काम आएगा अगले एग्जाम में। कंटका शोधना किससे एसोसिएटेड है, तो ये है जुडिशरी से। मौर्यन पीरियड के टाइम पर ये था, मौर्यन लिख के रख लो, मौर्यन पीरियड में प्रेजेंट था। ओके। कंटका सोंधना, और ये किस में मेंशन है, अर्थशास्त्र में। बुक 4 ऑफ द अर्थशास्त्र is associated with the judiciary and deals with the suppression of criminals, anti-social elements and deals with the criminal code. Okay. 7th question, which one of the following is wrongly matched? टैक्स टर्म और उनके कनोटेशंस, विष्टि फोर्स लेबर, भागा लोकल टैक्स, कार टैक्स कर या कार टैक्स, और प्रणया इमरजेंसी टैक्स। इसमें से कौन सा है जो गलत मैच किया गया है, यह है भागा जो लोकल टैक्स। एक्चुअली भागा का मतलब क्या आता है, ग्रेन शेयर, किंग्स ग्रेन शेयर। ओके। नारद स्मृति में इसे बताया गया है कि 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कि होता है भागा, 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किंग को जाएगा। और ऋग्वेदा में इसे क्या बताया गया है, वॉलेंटरी गिफ्ट, हम वो भी लिख देंगे कि इसे और वॉलेंटरी गिफ्ट बाय सब्जेक्ट, मतलब बाय पीपल टू देयर किंग, टू किंग्स, टू रूलर। ओके। फिष्टी फोर्स लेबर का कर मतलब टैक्स, प्रणय मतलब इमरजेंसी टैक्स। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, अंडर, मेदी, छत्र, अंतराल। इसमें से क्या नहीं है, अंतराल जो एक स्मॉल एंटी चैम्बर होता है गर्भगृह और मंडपा के बीच में जो आता है ना, हमारे टेम्पल्स में होता है ये प्रेजेंट, और मोस्टली जैसे कि कॉमनली सीन इन तालुक्यन स्टाइल, जैसे विमान एंड मंडप आर जॉइन थ्रू अंतराल। ओके, ये हिंदुइज्म में है, ठीक है, ऐसा नोट डाउन कर लो। 9th, which of the following statements is true of the Kushan period? Issue of silver coins on large scale, flourishing of Gandhar art, patronage of Amar Sima, extension of the empire up to Bengal, flourishing of the Gandhar art। ये इनके बारे में सबसे ज़्यादा सही बात है, ट्रू। इन्हीं के टाइम पर गंधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लरिश हुई थी और कनिष्क सबसे बड़े पैट्रोनेज थे उसके। और गंधार स्कूल की स्पेशलिटी क्या है, उसमें ग्रेको रोमन कैरेक्टर आता है, ऑल्सो विथ इंडियन स्टाइल। ओके, हाँ, हमें और एक चीज़ यहाँ पर कवर करनी थी। अंडा यानी कि जो हेमिस्फेरिकल डोम होता है उसे अंडा बोलते हैं। मेदी सर्कुलर टेरेस जिस पर प्रदक्षिणा पथ जो होता है उसे मेदी बोलते हैं। और छत्र ट्रिपल अम्ब्रेला जो सेंट्रल पिलर के ऊपर लोकेटेड होती है, स्टैंड्स ऑन द सेंट्रल पिलर ऑफ द स्तूपा। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। Tenth, which of the following statements are known from the Hathigumpa inscription of Kharavela? He was the ruler of Kalinga. He describes himself as Mahameghavanaha. He conveyed a council of Jain scholars. He enlarged the canal originally excavated by a Nanda king up to the city. तो हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या पता चलता है, उसमें ये पूछा गया है। तो हमें पता चलता है 1, 2 and 4। ठीक है, हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? उदयगिरी केव्स,
कलिंगा, उड़ीसा, प्रेजेंट डे उड़ीसा, और वो फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी के अराउंड थे वो, BC. ओके. अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन ही बिलोंग टू द छेदी क्लैन. द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट खारावेला इन हिज फेमस 17 लाइन लिखे हुए हैं इस हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन पर. उसमें उन्होंने बोला है ही वॉज अ स्टॉन्च जैन एंड अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ कल्चर, मतलब जैनिज्म को फॉलो करते थे और कल्चर के काफ़ी बड़े पैट्रॉन थे. ही ब्रॉड बैक टू द होली आइडल्स ऑफ कलिंगा जैन आइडल गॉड्स तीर्थंकार्स. कलिंगा में उन्होंने तीर्थंकार्स की वापस से मूर्ति भी लाई थी, मूर्ति की स्थापना की है, और उन्होंने काफ़ी सारे जैन केव्स भी बनाए हैं, और उन्होंने कभी कोई जैन काउंसिल होल्ड नहीं की है. अभी हम 11th क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड इन द पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी. Select your answer. कोलसी, कमरा, पोदुका were साउथ इंडियन पोर्ट्स. आइवरी वॉज प्रोड्यूस्ड इन दोसारिन मतलब ओडिशा. ये यहाँ पर लिख के रख लो. ओडिशा का नाम दोसारिन है. हमने इसको डिस्कस किया था इसके पहले भी. लार्ज शिप्स कॉल्ड कोलंडिया सेल टू द गंगेज एंड चर्सी. मसेलिया ले टू द साउथ ऑफ मुजरिस. मुजरिस भी पोर्ट का नाम है, और उसी के साउथ में मसेलिया बोलकर एक प्लेस है. तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा सही है. हमारा आंसर है A. 1, 2, 3 सही है. ओके. पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी एक फर्स्ट सेंचुरी ग्रेको रोमन बुक है, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं उसे, और उन्होंने मतलब उसका जो ऑथर है वो तो अभी तक हमें पता नहीं है. उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है अबाउट द ट्रेड, रेड सी, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी और इंडियन ओशन ट्रेड का रूट वगैरह सब कुछ उन्होंने बताया. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 और ऑथर और उनके टाइटल को, ये क्वेश्चन को भी टिक कर दो क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ददिन, भास, हेमद्री, भावभूति, प्रतिमा नाटक, चतुर्वर्ग चिंतामणि, दासकुमार चरिता, उत्तर रामचरिता. तो अभी हमने चतुर्वर्ग चिंतामणि के ऊपर भी बात की है इसके पहले. चलो हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे. इसका आंसर है ऑप्शन 3 है इसका आंसर. सबसे पहले तो ददिन ने कौन सा लिखा है, दासकुमार चरिता. फिर भाषा ने लिखी है प्रतिमा नाटका. हेमाद्री ने चतुर्वर्ग चिंतामणि और भावभूति ने उत्तर रामचरिता. ठीक है, दासकुमार चरिता ददिन ने लिखी है, भाषा ने लिखी है प्रतिमा नाटका, और हेमाद्री चतुर्वर्ग चिंतामणि, भावभूति उत्तर रामचरिता. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम. 13th. Given below are two statements, one labeled assertion and other reason. Fahin visited India during the time of Chandragupta II. He described Chandragupta II as ruling from his capital at Patliputra. उन्होंने इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. R is false. वो चंद्रगुप्त II के टाइम पर तो आए थे 5th सेंचुरी AD. ये नोट कर लो, 5th सेंचुरी AD में चंद्रगुप्त II के टाइम पर आए थे. गुप्त डायनेस्टी वाले चंद्रगुप्त II के टाइम पर आए थे, तो ये तो सही है. ठीक है, और ही एंटर्ड इंडिया एंड रीच्ड पाटलिपुत्र एंड ही सॉ द ruins ऑफ द सिटी. उन्होंने जब पाटलिपुत्र को विजिट किया था तब वहाँ पर उन्होंने उसे खराब हुआ पाया था, तो वहाँ पर तो चंद्रगुप्त II रूल नहीं करते थे. ठीक है, मुझे गुप्ता का कैपिटल बताना जो उन्होंने बाद में शिफ्ट किया था, उस कैपिटल का नाम कमेंट्स में बताओ. 13. अरेंज द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगदा, वहरामीरा. इन्हें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है. तो सबसे पहले तो मैं आंसर बता देती हूँ. 14 का आंसर है 3. सबसे पहले आते हैं लगदा, जो कि आते हैं 5th सेंचुरी BCE. फिर आते हैं आर्यभट्ट, डायरेक्टली 5th सेंचुरी AD में आते हैं. अरे 5th सेंचुरी 476 से 550 अप्रोक्स ऐसा उनका टाइम पीरियड है. मैं एक काम करती हूँ, अच्छे से ही लिख देती हूँ ताकि इजी जाए. ये आते हैं 5th सेंचुरी, डायरेक्टली ऐसा ही दिया है 5th सेंचुरी BC. फिर आर्यभट्ट आते हैं 476 से लेकर 550 AD. ठीक है, फिर आते हैं हमारे वहरामीरा. ये आते हैं 505 से लेकर 587 AD. और ब्रह्मगुप्त कब आते हैं सबसे लास्ट, 598 से लेकर 668 AD. ओके, ये ईयर्स नोट डाउन कर लो ताकि आगे क्रोनोलॉजी के ऊपर अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो तो आपको इजी जाए. लगदा, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, वेदांग ज्योतिषा लिखी है उन्होंने, और गाइड है ये टू डिटरमाइन द टाइम फॉर एक्सटेंशन ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस. कब तक हम वैदिक सैक्रिफाइसेस एक्सटेंड कर सकते हैं, किस टाइम तक. ठीक है, उसमें उन्होंने सबसे पहले मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी बताई है. फिर आर्यभट्ट ने कौन सी बुक लिखी है, आर्य सिद्धांता और आर्यभट्टिया. वहरामीरा ने कौन सा लिखा है,
पंच सिद्धांतिका, और ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म स्फुट सिद्धांता और खंडक खादया का, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, यूजुअली उनके नेम के एसोसिएशन भी, उनके बुक्स के नाम भी आते हैं, कुछ कुछ के ही अलग आते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 15 मैच लिस्ट 1 नेम ऑफ द किंग विद द टाइटल। तो नरसिंह वर्मन कुलतुंगा 1, नंदीवर्मन 3, पुलकेशिन 2, तेलारिंदा वटपिकोंडा, सत्यसराया और सुगम वीरता। तो इनमें से इनके टाइटल्स कौन से 15 का आंसर तो है 2। तो सबसे पहले हमारे नरसिंह वर्मन का टाइटल है वटपिकोंडा, जिन्होंने वटपी का फूल अबॉलिश किया था, कैप्चर्ड वटपी, डिफीटेड पुलकेशिन 2 एंड कैप्चर्ड वटपी, इसीलिए उन्हें वटपिकोंडा बोलते। फिर आते हैं कुलतुंगा, जिनका सुगम वीरता, ठीक है। फिर ये चोला पीरियड से, चोला एम्पायर से एसोसिएटेड है। नंदीवर्मन पल्लवा डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, इन्होंने टाइटल दिया था तेलरिंदा। और पुलकेशिन 2 सत्यसराया, असाइलम ऑफ द ट्रूथ। 16th हु अमंग द फॉलोइंग वेर नॉट अ साउथ इंडियन मर्केंटाइल और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। कौन से नहीं है? महाजन्स, ऑप्शन 4। बाकी सारे देखो यूजुअली ना ऐसे नम आता है ना, तो वो तो कंसिडर कर लेना, और वर भी ऐसे नाम आते हैं ना, तो ये साउथ इंडिया से एसोसिएटेड है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। यू कैन कंसिडर इफ यू डोंट नो द आंसर, इफ यू नो द आंसर इट्स वेरी गुड थिंग। महाजन्स वेयर द 12 डेलीगेटेड एजेंट्स टू लॉर्ड विष्णु हु हैड टू ब्रिंग द मैसेज टू फॉलो द पाथ ऑफ डिवोशनल सैक्रिफाइस सर्विस, सॉरी। द वर्ड महाजन्स मीन्स ग्रेट पर्सन्स एंड यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल्स ऑफ वेस्टर्न चालुक्य। ये वेस्टर्न चालुक्य से एसोसिएटेड है महाजन्स। 17th which of the following statements are true in respect of the kingdom of Srivijay? Select the correct answer. Select the correct code. Devpala of Pala family granted villages for the maintenance of Buddhist monastery built by Balaputra Deva. Chola Raja Rajvan had cordial relations with the kingdom of Srivijay. Rajendra Van's relation with Srivijay were initially friendly but later inimical. Mahara Vijay Tungavarman built a Buddhist monastery at Nagapattinam. अभी इसमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है, विच आर द ट्रू स्टेटमेंट्स? इट इज़ ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, सारे स्टेटमेंट्स सही है, और ये स्टेटमेंट्स को अच्छे से देख भी लो एक बार फिर से, क्योंकि इनके ऊपर अलग से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करो कि आपके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आए तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। देवपाला ग्रांटेड विलेजेस फॉर द मॉनेस्ट्री बिल्ड बाय बालपुत्र देवा, ये बात सही है। और क्योंकि खुद बाला जो डायनेस्टी के देवपाला थे वो खुद बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज करते थे, इसीलिए उन्होंने ग्रांट किया था। फिर जो चोला के रिलेशंस थे वो कॉर्डियल थे किंगडम ऑफ श्रीविजय के साथ में, वो भी बात सही है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th मैच द पर्शियन अरेबिक टेक्स्ट गिवन इन लिस्ट 1 विद इट्स कंपोजर इन द लिस्ट 2। टेक्स्ट है और उनके कंपोजर्स है, उन्हें मैच द पेयर करना है। तो कौन सा है? तज उल मसीर, तारिक मुबारक शाही, मसलिक उल अफजर फी मुमलिक उल अंसर, शुब अल उनशा, अल खशकंदी, हसन निज़ामी, याहा बिन सर अहमद सरिंदी और शिबाबुद्दीन अल उमारी। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारा आंसर इसका क्या है? सबसे पहले तो ऑप्शन है सी, ऑप्शन है 3, इसे 3 बोलेंगे हम, ऑप्शन है 3, और हमारे तजुल मसीर ये लिखी है हसन निज़ामी ने। फिर आती है तारिक मुबारक शाही, और हिंद ने लिखी है। फिर आता है मसलिक उल अफजर, ये लिखी है उमारी ने, अल उमारी ने, और शुबलंशा अल कशकंदी। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सिरहिंद तारिक मुबारक शाही ये काफ़ी फेमस बुक है, इसमें उन्होंने मोहम्मद गुरी के इट कमेंसेस फ्रॉम द रायन ऑफ मोहम्मद गुरी और एंड होती है 1434 में, ठीक है। ये काफ़ी फेमस बुक है तारिक मुबारक शाही, और ये सिरहिंद भी काफ़ी फेमस राइटर है। 19 ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ खनी एंड किंगशिप ऑफ वेल ओवर 40 years he never talked to the bazaar people, the base, mean, musicians and buffoons. In the above statement Ziauddin Barni is referring to which of the following sultan? हमने लास्ट वीडियो में जो 16 के वीडियो में था उसमें भी हमने बर्नी का
एसोसिएशन एक किंग से किया था, एक सुल्तान से। उन्होंने वो बुक लिखी है तारीख फिरोज शाही, जिसमें उन्होंने बलबन के बारे में सब कुछ लिखा है, उन्होंने उनका पूरा रायन लिखा है। तो 19th का आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, गियासुद्दीन बलबन 1266 से 87, 9th सुल्तान ऑफ द मामलुक डायनेस्टी। Which of the following city was named खिजराबाद by अलाउद्दीन खिलजी after his son खिजिर खान? खिजराबाद किसे बोला गया है? कौन सी सिटी है ये? चित्तौड़। चित्तौड़ जो है उसे खिजराबाद बोला गया है। ठीक है, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चित्तौड़। कौन से ईयर में हुई थी विक्ट्री? 1303। एक्सपीडिशन, अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपीडिशन और फिर मलिक कफूर के एक्सपीडिशन, ये दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। 1303 में उन्होंने चित्तौड़ को टेक ओवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे हम आगे 21। The 14th century saint poetess लला देड़ वर्सेस आर नोन एज। लला देड्स, जो हमने ललेश्वरी के बारे में पढ़ा था, हमने उसी टाइम पर उनके जो पोएट फॉर्म था उसको बोला था, वर्सेस जो बोलते थे वो थे बुक। 14th सेंचुरी में थे ये, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कश्मीरी शायरिज्म को इन्होंने प्रोपोगेट भी किया था और उसी के साथ में मिस्टिक पोइट्री, जो उनकी पोइट्री थी उसे वत्सन या वक ये बोलते थे। और एक नाम क्या है इसका? वत्सन। अगर एग्जाम में वत्सन या वक दोनों में से कुछ आए तो उसे बिंदास होकर टिक कर दो। फिर इसके बाद में हमने एक सूफी सेंट को भी देखा था जो उनके फॉलोअर है। लास्ट वीडियो में जो 2016 का पेपर 2 था उसमें हमने उनके बारे में बात की थी। मुझे कमेंट्स में उन सेंट का नाम बताओ। 22 जियाउद्दीन बर्नी रिकॉर्ड्स दैट इन स्पाइट ऑफ बैन ऑन वाइन, एडिक्ट्स, libertines and debauched people built bhattis in their house and distilled wine and themselves consumed it and secretly sold it at higher cost. In the above statement, Ziauddin Barni referring to which of the following sultan who prohibited consumption and sale of wine in his dominion? इन्होंने किसके बारे में बोला? ये है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ही कंजम्पशन पर प्रतिबंध लगाया था वाइन के। ओके, 4 ऑर्डिनेंसेस उन्होंने इशू किए थे, जिसमें से जो पहला ऑर्डिनेंस था उसमें उन्होंने कन्फिकेशन ऑफ रिलीजियस इंडोमेंट्स एंड फ्री ग्रांट फॉर लैंड, उन्होंने वो बंद किया था। फिर उसके बाद में सेकेंड वाले में रिकॉग्निशन ऑफ द स्पाई सिस्टम जो जासूस होते हैं उनको रिकॉग्निशन दिया था। थर्ड था वॉज मेन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ वाइन। थर्ड ऑर्डिनेंस क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ वाइन। और फोर्थ ऑर्डिनेंस ये था नोबल्स फ्रॉम हैविंग सोशल गैदरिंग। सारे जो नोबल्स है उन्होंने सोशल गैदरिंग्स नहीं करनी चाहिए, और नॉट इवन इंटरमैरिंग, एक दूसरे के बीच में जो शादियाँ होती है वो भी प्रोहिबिटेड थी। और इसी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी ड्रिंकिंग को प्रोहिबिट कर दिया था, और जो डिसओबे करते थे उन्हें पनिशमेंट मिलती थी। 4 ऑर्डिनेंसेस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी लिखो यहाँ पर, 4 ऑर्डिनेंसेस। 23rd अरेंज द फॉलोइंग चाक रूलर्स ऑफ कश्मीर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चाक रूलर्स ऑफ कश्मीर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। सबसे पहले आते हैं सुल्तान हैदर शाह 1470, हम टाइपिंग करेंगे 1470 से 72 एडी। उसके बाद में आते हैं कौन आते हैं हमारे, 1 मिनट, एडी। ओके, नेक्स्ट है सुल्तान हसन शाह। 1472 से लेकर 1484। फिर आते हैं सुल्तान मोहम्मद शाह 1484 से 1486, इनका 2 ही साल का है रेन। और फिर आते हैं सुल्तान फतेह शाह 1486 से 1495। और मैम ये क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी क्या? ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी, कुछ नहीं तो थोड़ा ऊपर से आइडिया तो ले लो। अभी हर किसी की क्रोनोलॉजी याद नहीं होती है, मुझे भी पता है। इनफैक्ट एग्जाम में तो चोला की बहुत ज़्यादा डीप में क्रोनोलॉजी आई है, उनके जितने भी रूलर्स थे वो सारे पता होना बहुत ज़रूरी है। 2021 के पेपर में आई थी उनकी क्रोनोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 24 It is their custom that the person to whom this platter containing betel is brought out takes the platter in his hand, places it upon his shoulder, and then does homage with his other hand touching the ground. Who among the following wrote this while mentioning the feast arranged by Sultan Muhammad for his nobles and his foreign visitors? सुल्तान कौन से है ये? मोहम्मद तुगलक। उनके टाइम पर कौन थे? इब्न बतूता ने उनके बारे में बोला है। मोरक्कन ट्रैवलर, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी है? रिहला। ठीक है,
25. Who gave the following arguments for understanding his work? Madanu Shah, Shifa A. Sikandar Shahi. First, that the Greek medicine did not suit the climate of India, and secondly that the medicinal plants mentioned in that system were either unidentifiable or unobtainable in India. ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. मियान बुआ इन्होंने ये बोला था, और उनकी बुक का नाम क्या है? मदानु शाह शिफाए सिकंदर शाही. ये बुक में उन्होंने सारे जो आयुर्वेदिक इंडियन मेडिसिन, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका कम्प्रिहेंसिव वर्क है, मतलब जितना भी नॉलेज था उन्हें अबाउट इंडियन मेडिसिन, इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये इस बुक में दिया हुआ है. ओके, और उन्होंने मोस्टली संस्कृत टेक्स्ट जो थे उस पर ज़्यादा भरोसा किया है. और ये कौन से किसके कोर्ट में प्रेजेंट थे? ये सिकंदर लोदी के कोर्ट में प्रेजेंट थे. ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. अभी हम आगे बढ़ेंगे. 26. Which of the following works was commissioned by Aurangzeb to compile authoritative passages from the standard work of Hanafi fiqh for the guidance of qazis? तो ये है फतवाए आलमगिरी. ठीक है, ये कंपाइलेशन है लॉ बुक. फतवाए आलमगिरी एक तरह की लॉ बुक है, और इसमें सुन्नी हनफी इस्लाम शरिया लॉ, सुन्नी हनफी इस्लाम शरिया law are mentioned, are compiled together. It consists a legal code on personal, family, slaves, war, property, interreligious relations, transactions, taxation, economic and other law for juristic rules by Hanafi jurists of the time. Late 17th century में बनाई गई थी. Okay. 27. Whom did Abul Fazl style Sada Lahu, simple one, because he mourned the loss of idol he used to worship and call him a blind follower of custom? सदा लाहू किसे बोला गया था? अबू फजल ने किसे बोला था सदा लाहू? यह है तोदरमल. तोदरमल को सदा लाहू बोला गया था. और सिंपल वन, ठीक है, तोदरमल कौन थे? एक खत्री राजपूत थे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के कोर्ट में, और उनके नवरत्नों में से एक भी उन्हें बोला जाता था. ठीक है, और तोदरमल ने भागवत पुराण का पर्शियन में ट्रांसलेशन किया है. यह उनका सबसे मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है. ट्रांसलेटेड भागवत पुराण इन पर्शियन लैंग्वेज. 28. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. ऑथर है भल्लाल सेन, जगन्नाथ पंडित, कृष्णदेवा शुका. बुक्स क्या है उनके? रस गंगाधर, राजवाली पतका, भोज प्रबंध और परासी प्रकाश. ठीक है, तो हमने भल्लाल सेन और जगन्नाथ पंडित को लास्ट वीडियो में भी देखा था. उनके बुक्स का नाम भी अभी तक याद रहना चाहिए. भल्लाल सेन है भोज प्रबंधा और जगन्नाथ पंडित रस गंगाधर. फिर आते हैं हमारे कृष्णदेवा, जिनका है ऑप्शन 4, और शुका है राजावली पतका. ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. ठीक है, 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. 29. पॉइंट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ फॉर्म ऑफ हुंडी? जब्ती हुंडी, दर्शनी हुंडी, मियादी हुंडी, फसलाना हुंडी. तो इसमें से हुंडी के टाइप्स नहीं है. ये है ऑप्शन 4, जब्ती और फसलाना. ठीक है, हुंडी क्या होता था? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन इन वेरियस वर्नैकुलर लोकल लैंग्वेजेस. जैसे अभी भी होते हैं ना, इकोनॉमी में आप पढ़ोगे हुंडी सिस्टम, एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, तो उसी से एसोसिएटेड एंशिएंट इंडिया से चलती आ रही है ये, और आज भी चलती है. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है इसे. तो दर्शनी हुंडी होती थी पेएबल एट राइट, लाइक अ डिमांड बिल. फिर मियादी हुंडी होती थी वंस विच इज पेएबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम पीरियड के बाद में उसे भरना पड़ता था. और अदर टाइप्स ऑफ हुंडी कैसी क्या क्या होती थी हम वो भी लिख देते हैं यहाँ पर. शाहजोग, फिर आता है धनी जोग, फिर आता है जवाबी, फिर आती है फिरमान, फिर है नाम जोग, जोखम, जिक्री. ये सारे टाइप्स ऑफ हुंडी है. ये सारे टाइप्स ऑफ हुंडी है, लिख कर रख लो अपने पास में, आगे एग्जाम में काम आएंगे. 30. अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. 1 मिनट. ओके. हुमायूं स्टॉर्म दिल्ली, अटला मॉस्क जौनपुर, रबिया दौरानी स्टॉर्म औरंगाबाद, शेर शाह स्टॉर्म सासाराम. तो अभी सबसे पहले मैं एक ऑप्शन देती हूँ, एक इजी हिंट देती हूँ. रबिया दौरानी किसकी वाइफ थे? औरंगजेब की वाइफ थे. ठीक है, तो उनकी टॉम औरंगाबाद में है, जिसे आज बीबी का मकबरा भी बोला जाता है. औरंगजेब इन सब के बाद में आए थे ना. हुमायूं तो अकबर के फादर है. फिर शेर शाह अकबर से पहले थे, तो इसीलिए औरंगजेब. ऑप्शन 3 किस में है? लास्ट
एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। हम ईयर्स के साथ में भी देख लेंगे। सबसे पहले आती है अटल्ला मॉस्क 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में है, 15th सेंचुरी मतलब जैसे हम देख सकते हैं 1402 से 1436 के बीच में बनाई गई है। इसे हम 1430 पकड़ लेंगे। सुल्तान इब्राहिम ने बनाई है अटल्ला मॉस्क, जो शर्की सुल्तान थे जौनपुर के। फिर आता है शेरशाह टॉम ससराम, इसको किसने बनाया है? उसके आर्किटेक्ट का नाम है मीर मोहम्मद अलीवल खान। जब ये बनी है 45 पकड़ लेंगे, तब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, एंड तो 1545 में हुआ था। फिर आते हैं हमारे हुमायूं टॉम, जो कि है दिल्ली में 1555। ओके, एक्चुअली बनी थी ये उनकी डेथ हुई थी 1569 से लेकर 1569 में ये टॉम बनी थी, 70 अप्रॉक्स। और फिर रबिया दुरानी, जो बीबी का मकबरा है, टॉम ऑफ द लेडी, 1660 में बनाई गई थी ये। और रबिया दुरानी की टॉम, जिसे महाराष्ट्र का ताजमहल भी माना जाता है, इनफैक्ट सेकंड ताजमहल बोला जाता है, बिकॉज वो उसी की तरह दिखती है। गूगल पर फोटोज़ है, आप देख सकते हो। और रबिया दुरानी की टॉम इन हिज मेमोरी, किसकी मेमोरी में? चीफ वाइफ थे ये औरंगजेब के, दिलराज बानो बेगम, उनके मेमोरी में बनाई हुई है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रॉयल वुमेन असाइंड लैंड फ्रॉम हर जागीर फॉर ग्रेजिंग काउज? कौन थे ये? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी वाइफ है? हुमायूं की वाइफ है, और अकबर की मदर का नाम है हमीदा बानो बेगम। उन्होंने लैंड ग्रांट किया था। उन्हें मरियम मखानी का भी टाइटल है, ये उनका टाइटल लिख कर रख लो, आगे क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर कि मरियम मखानी का टाइटल किसे दिया है? मरियम मखानी, सॉरी, मखानी। हाँ, मरियम मखानी का टाइटल भी हमीदा बानो बेगम को दिया है। ठीक है, ये अकबर की मदर का नाम है, ये भी बात ध्यान में रखो। आगरा में ये लैंड ग्रांट दिया था। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इन सरकार, अ टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ सूबा, अ नंबर of officials were appointed. The highest officer of Sarkar was called Faujdar. One of the officers was called Pradhan of the Sarkar. The duty of Faujdar was to maintain law and order in his Sarkar. ठीक है, इसका 32 का आंसर क्या आएगा? फिर उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, तो 32 का आंसर है ऑप्शन 3 विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, ये सब अकबर के टाइम का, ये अकबर के टाइम पर प्रेजेंट था। तो अकबर ने प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, जिसमें उन्होंने डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 12 सूबा, और फिर उसमें उन्होंने उसको 15 इन नंबर, लेटर वो 15 हो गए थे सूबास। फिर उस सूबास को उन्होंने एडमिनिस्टर करने के लिए तरफदार रखे थे। ईच सूबा वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू सरकार, और सरकार वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनास। फिर ईच सरकार वॉज अंडर फौजदार, ईच सरकार वॉज अंडर फौजदार हु हैड स्मॉल आर्मी, और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? सूबा, फिर सरकार, फिर परगना। आगे बढ़ेंगे। 33 ड्यूरिंग हिज कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, मिर्जा मुकर्रम सफ़ी asked him to express his views on music. Which of the following statements of Aurangzeb is that true on music? Music was mubah, neither good nor bad. I dislike instrumental and vocal musics. I cannot listen to music without flutes, especially pakwas. Flutes are unanimously prohibited, so I left music. हराम बोलते थे फ्लूट्स को, इसलिए उन्होंने म्यूज़िक छोड़ दी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। इसमें से कौन सी बातें सच है ये पूछा है, ट्रू ऑन म्यूज़िक। तो म्यूज़िक वॉज नीदर गुड नॉर बैड, उन्होंने बोला था। आई कैन नॉट यूज, बकवास के बिना म्यूज़िक सुनते नहीं थे, और उन्होंने म्यूज़िक का त्याग भी किया था। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा जो म्यूज़िक के ऊपर बुक्स लिखे गए हैं वो औरंगजेब के टाइम पर ही लिखे हैं। और जो ये मिर्ज़ा मुकर्रम सफ़ावी है, ये एक बहुत ही स्पेशली एक्सपर्ट थे म्यूज़िक में, और उन्होंने उनके व्यूज़ पूछे थे औरंगजेब के। ठीक है, chronologically arrange the following celebrated buildings built by Shahjahan. दीवान-ए-आम in Agra Fort, मोती मस्जिद in Agra Fort, ताजमहल आगरा, जामा मस्जिद शाहजहांबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 3, 2, 4। सबसे पहले आता है दीवान-ए-आम 1631 to 1634, 1640 सॉरी, अरे क्या हो रहा है, हाँ 16
हम दीवाने आम को कंसिडर करेंगे 1640। फिर उसके बाद में आता है ताजमहल, 1 मिनट, अच्छा उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर बताया, ठीक है, हम उसको ऐसे करेंगे 1631 to 40। फिर आता है ताजमहल जो कि कब किया था उन्होंने, 1632। किसके लिए, मुमताज़ महल के मेमोरी में। फिर आता है मोती मस्जिद आगरा फोर्ट में 1648 से 54। जामा मस्जिद शाहजहांबाद 1644 से 56। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हमने इसका आंसर लिख दिया है ना, 34 का आंसर है 1, 34, 35। विच सिस्टम वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल इन इंडिया बाय द इंडिया एक्ट 5 of 1843। हमने सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर 2016 के पेपर में देखा था, हमने उस पर मैच किया था। इसमें आंसर है डायरेक्टली स्लेवरी। 1643 में स्लेवरी अबॉलिश की गई थी। सती, इन्फेंटिसाइड और डाउरी। डाउरी 1856 और स्लेवरी 1843। ओके, और स्लेवरी किसके टाइम पर अबॉलिश की थी, इलनबॉर्ग, लॉर्ड इलरबॉर्ग, who abolished slavery in India. It was an act passed in British India under the East India Company. 36. Assertion and reasoning. Chief Colleges India was founded to provide education for princely and aristocratic families of India. Natives were desirous to be taught in English and not to be taught in native languages. Correct answer है option 3. Both A is true but R is false. यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, नेटिव्स वेर डिजायरस टू बी टॉट इन इंग्लिश एंड नॉट टू बी टॉट इन नेटिव लैंग्वेजेस। जो लोकल लोग हैं उन्हें इंग्लिश सीखना था, ऐसा उन्होंने बोला है। तो सबसे पहले तो चीफ कॉलेजेस इंडिया क्यों फाइंड की थी, 1870 से कॉलेजेस एस्टैब्लिश होना स्टार्ट कर दिए थे फॉर पर्पस ऑफ एजुकेटिंग द सन्स ऑफ रूलर्स एंड नोबल्स, और जो इलाइट पीपल है उनके फैमिलीज को। ठीक है, तो ए तो ट्रू है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को। जो चीफ 5 कॉलेजेस थे, राजकुमार कॉलेज इन रायपुर, मेयो कॉलेज अजमेर, दिल्ली कॉलेज इन इंदौर, राजकुमार कॉलेज राजकोट और एचिंसन कॉलेज लाहौर। तो ये जो चीफ कॉलेज थे ये सिर्फ और सिर्फ इलाइट और रिच लोगों को ही पढ़ाने के लिए थे, जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे उन कॉलेजेस को। तो वो नेटिव लोगों के लिए था ही नहीं, तो फिर नेटिव का डिज़ायर भी क्यों ही मैटर करेगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन का आर जो है वो फॉल्स है। 37. Who among the following did not endorse the views that the protected princes in India were mere feudatories of the British crown? ये आइडिया किसकी नहीं थी। 4. ऑप्शन 4 सर विलियम ली वार्नर, इन्होंने बोला था ये कौन थे, ऑथर थे और ये सिविल सर्वेंट भी थे इंडिया में। चीफ कमिश्नर ऑफ कुर्ग 1895, और उन्होंने ही टेंडेड टू मिनिमाइज द एक्सटेंट टू विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड टू इंटरवीन इन द प्रिंसली स्टेट्स। उन्होंने ऐसा बोला था, वो मतलब अवॉइड करते थे टू इंटरफियर इन द अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। 38. अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग फेमाइन कमीशंस, मैकडोनल्ड, स्टैची, लेल, कैंपेल। तो सबसे पहले आते हैं हमारे कैंपेल 1866, कैम्बेल 1866। फिर आते हैं स्टैची 1883, फिर है लायल 1898, फिर मैकडोनल्ड 1901। ओके, एक इसमें लास्ट है, एक ही ऑप्शन में ये लास्ट है 3। तो हम सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी बात भी कर लेंगे। जो जॉर्ज कैम्बेल कमीशन थी ये वाली, तो ये क्यों असाइन की थी, कॉज ऑफ फेमाइन एंड रिकमेंड मेजर्स टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ फेमाइंस। जो फेमाइंस तब होती थी उनका कॉज क्या है इसे पता करने में। फिर स्टैची कमीशन फेमाइन फंड के एसोसिएशन में थी विद एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ सेटअप एंड अ फेमाइन कोड वॉज फॉर्मुलेटेड। 1 करोड़ रुपये फेमाइन रिलीफ फंड में डालने हैं। फिर अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ लेल अ फेमाइन कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू रिकमेंड टू द एग्जामिन रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट फेमाइन कमीशन। जो कैम्बेल वाली पहली कमीशन है उसके रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करने के लिए। फिर अटर्नी मैकडोनल्ड कमेटी जो 1901 में अपॉइंट की थी टू सजेस्ट मेजर्स टू काउंटर फेमाइन इफेक्टिवली। फेमाइन कोड फिर से इसमें रिवाइज हुआ था। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ेंगे। 39. व्हेन वॉज द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन्स टाइम। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज अडॉप्टेड इन 1881
following this act, a factory commission was appointed in 1885. Some of the results of this act were limitation on the factory working hours for workers, employment of children below the age of 7 was prohibited. Children between the age of 7 to 12 were to work maximum 9 hours. Working hours कम हुए थे और जो 7 साल से कम बच्चे थे उन्हें अवॉइड करते थे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, और जो 7 से 12 साल के बच्चे थे उन्हें 9 आवर्स का वर्किंग आवर्स थे उनके. ठीक है. 40. फटाफट वीडियो कंप्लीट करेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, नो वरी. Which of the following was not the declared objective for the founding of All India Muslim League? Propagate the ideology of pan-Islamism among the Indian Muslims. Plead with British government about the political rights and interest of Indian Muslims. Promote among the Indian Muslims feelings of loyalty to the British government. To prevent the rise among Indian Muslims of any feelings of hostility towards other communities. तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा अभी. शुरुआत में उन्होंने ऐसी कोई आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट नहीं किया था. मुस्लिम लीग का फाउंडेशन है 30 दिसंबर 1906 और अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान जो नवाब थे ढाका के, नवाब मोहसिन उल मुल्क, टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम. सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम. फिर उनके मेन ऑब्जेक्टिव लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये कन्फर्म है. ठीक है. फिर प्रोटेक्ट पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स एंड प्लेस देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस बिफोर द गवर्नमेंट एंड ओवरकम द फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी. ये बाकी के जो 3 हैं ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं. 41. Who among the following were the members of the Khilafat Committee? शौकत अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, मुस्तफ़ा नसीरुद्दीन. ऑप्शन 3 ABC है इसका आंसर. अभी ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और शौकत अली खान. शौकत अली. ठीक है. और हसरत मोहानी जी ने एक बहुत ही अच्छी टर्म कॉइन की है. कौन बोलेगा ये? इनकलाब जिंदाबाद. ये टर्म हसरत मोहानी जी ने दिए थे. इंडियन पोएट है, एक्टिविस्ट है. ओके. उर्दू लैंग्वेज में लिखते थे. 1 मोर पॉइंट. और हकीम अजमल खान जो है ये जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में अभी प्रेजेंट है उसके फाउंडर है. दिस पर्सन. देन शौकत अली और उनके भाई, इन्होंने सबने मिलकर ही मुस्लिम्स को ज्वाइन किया था खिलाफत कमेटी से. 42. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लीडर और उनके ऑर्गेनाइजेशन. MC राजा, जगजीवन राम, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी. ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, ऑल इंडिया हरिजन संघ. महात्मा गांधी जी का तो आपको पता ही है, ऑल इंडिया हरिजन संघ. BR अम्बेडकर का ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन. C का 3. सॉरी ओके हाँ ये है ना. हाँ BR अम्बेडकर, ये सारे नेम कन्फ्यूजन कर रहे हैं. जो BR अम्बेडकर है ये ऑल इंडिया क्लासेस कांग्रेस है. फिर MC राजा, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन. एंड जगजीवन राम, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग. कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी. तो MC राजा ने ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन स्टार्ट की थी 1926 में. कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र. और उसी के प्रेसिडेंट भी थे ये. तमिल पॉलिटिशियन और सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फ्रॉम तमिलनाडु. जगजीवन राम स्टार्टेड ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग इन 1935. क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए भी आ सकता है. 1935. ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू ब्रिंगिंग इक्वालिटी अमॉन्ग द अनटचेबल्स, फॉर द अनटचेबल्स. और ये कहाँ स्टार्ट की थी? बिहार में की थी. BR अम्बेडकर स्टार्टेड ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस एट नागपुर. इन्होंने नागपुर में ही स्टार्ट की थी. और ये इन्होंने कब स्टार्ट की थी? 1930. ओके. महात्मा गांधी जी ने ये 1932. हरिजन सभा, हरिजन संघ. आगे बढ़ेंगे. 43. विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वॉज डिस्क्राइब्ड एज न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज बाय जवाहरलाल नेहरू. कौन से एक्ट को बोला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था. सेफगार्ड्स एंड स्पेशल पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल फॉर समथिंग लाइक अ चार्टर ऑफ स्लेवरी, ऐसा उन्होंने बोला था. और ये कौन से सेशन में बोला था? फेसपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1936 दिसंबर. तब उन्होंने इसे रेफर किया था एज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज. 44. क्वेश्चन नंबर 44. Who among the following condemned the Ottawa Trade Agreement of 1932 by saying that it has killed much larger interest of India? Ottawa Trade Agreement.
ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही बोला है। ओटावा एग्रीमेंट ऑफ 1932 क्या थे? अ सीरीज ऑफ ट्रेड पॉलिसी इनिशिएटिव इनेक्टेड बाय ब्रिटेन एंड इट्स डोमिनियंस। एग्रीमेंट कब फोर्स में आया था? 1933 में आया था। प्रोवाइडेड सर्टन मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस ऑन अ नंबर ऑफ गुड्स ऑन इम्पोर्टाइजेशन इनटू इंडिया फ्रॉम यूके। ओके, जो गुड्स वगैरह थे वो ब्रिटेन से आते थे इंडिया में, और उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती थी वो फेवर में नहीं थी इंडिया के, इसीलिए उन्होंने इसे इट हैज़ किल्ड मच लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ऐसा बोला है। 45 हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द लिबरल पार्टी? कौन नहीं बिलोंग करते थे? SM प्रांजपे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ, इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। शिवराम महादेव प्रांजपे वॉज एन इमिनेंट मराठी राइटर, जर्नलिस्ट भी थे एंड अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम महाराष्ट्र। इन्होंने एक बहुत ही फेमस वीकली मैगजीन पब्लिश की है, काल। ही रोट ओवर 1000 पॉलिटिकल एंड सोशल एसेज, और ये मराठी साहित्य सम्मेलन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1929 में। 46 और वो कहाँ हुआ था साहित्य सम्मेलन? बेलगाम में हुआ था। 46 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग अ नेशन स्टेट? Being a nation state, which is not a necessary condition. A state organized for government of a nation or closely related nations. A state whose territory is determined by national boundary. A state whose law is determined by national customs and aspirations. A nation is the expression of the state. Option 4 हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। उसमें इन्होंने क्या पूछा? नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। A nation state joins the political entity of a state to cultural entity of a nation. Political और cultural एक मेल होता है नेशन और स्टेट का, ठीक है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन? आर्टिकल 14 एंड 15 ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। आर्टिकल 14 स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 15 स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के भी बीच में। 48 Who among the following was a great innovator in politics? Being fully and consciously secular, he understood more clearly the danger that communalism posed to the nation. He often told communalism was as big as an enemy as colonism. ये है भगत सिंह। ये काफ़ी ज़्यादा लिखते थे, इनफैक्ट इनकी बुक्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है। भगत सिंह कौन थे? was an Indian socialist revolutionary whose 2 acts of dramatic violence against British led to his execution at 23 years के थे जब उनकी डेथ हुई थी। 49 who among the following was not a member of State Reorganization Commission? जस्टिस सैयद फजल अली, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, KM पानीकर, शशिपदा बनर्जी। ऑप्शन 4 हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है, लास्ट वीडियो में की इनफैक्ट फजल कमीशन के ऊपर। और शशिपदा बनर्जी कौन थे? फाउंडर ऑफ गर्ल्स स्कूल, विडोज होम, टेम्परेंस सोसाइटी, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने एक बहुत अच्छी जर्नल भी लिखने एडिटर थे वो जर्नल के, भारत समृद्धजीवी, ठीक है। ब्राह्मो समाज के लीडर भी रह चुके हैं शशिपदा बनर्जी। 50 हु कॉइन्ड द टर्म पॉजिटिविज्म एंड वॉज द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलोसफी? ऑगस्ट कॉम्टे। ऑप्शन 3 वेट अ मिनट, सॉरी हाँ सॉरी रैंके, मैं गलती हो गई। रैंके वॉज द फाउंडर ऑफ द टर्म पॉजिटिविज्म। कौन है ये? जर्मन हिस्टोरियन एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोर्स बेस्ड हिस्ट्री। ओके, इसी के साथ में हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और मुझे कमेंट्स में बताओ वीडियो कैसा लगा।